अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम कुछ ऑर्गेनरीज को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। राइबोसोम टर्म की बात करें तो जिस साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया था वो रॉबर्टसन था, जबकि हम बात करें जिस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले स्टडी किया था वो साइंटिस्ट था पैलेडे, जिसने 1955 के अंदर यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ टाइनी ग्रेन्यूल्स देखे थे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उनको फिर राइबोसोम का नाम दिया गया रॉबर्टसन की तरफ से। इसके साइज़ की बात करें, डायमीटर की बात करें तो ये 20 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर होता है, यानी बहुत स्मॉल इसका साइज़ होता है। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें तो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले टॉपिक के अंदर भी बताया था कि ये राइबोसोम्स जो होती हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और इसी वजह से इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। दूसरी सेंस के अंदर हम इसको इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इंजन का जो बेसिक काम होता है किसी भी गाड़ी के अंदर वो क्या होता है कि वो फ्यूल प्रोवाइड करता है, वो यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्यूल को बर्न करके। जबकि यहाँ पर जो सेल के अंदर इंजन का काम करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है वो राइबोसोम करता है, लिहाजा इस वजह से इसको हम इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो इसके स्ट्रक्चर किस तरह से था। इसका स्ट्रक्चर जो था वो रफली स्फेरिकल शेप का होता है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये ग्रैनुलर होता है और नॉन मेम्ब्रेनस होता है। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जितनी भी ऑर्गेनरीज हैं वो सारी की सारी वेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, यानी सारों के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं। जबकि एक वाहिद ऐसी ऑर्गेनरी है राइबोसोम जिसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी वो नॉन मेम्ब्रेनस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है। अब हमारे पास जो राइबोसोम है ये दोनों तरह के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या यूकैरियोटिक सेल की बात करें, दोनों के अंदर ये ऑर्गेनरी राइबोसोम प्रेजेंट होती है और यही जो है एक कॉमन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है जो कि दोनों के दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की दो तरह की फॉर्म पाई जाती हैं, एक 70S राइबोसोम्स होते हैं, एक 80S राइबोसोम्स होते हैं। दोनों की यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें तो राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक RNA से मिलकर बनता है और साथ में प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो MCQs के हवाले से आपने समझनी है वो ये है कि इन दोनों की जो हम अगर कंसंट्रेशन की बात करें, कंटेंट की बात करें तो RNA और प्रोटीन दोनों की इक्वल अमाउंट होती है, यानी 50% ये RNA से मिलकर बना होता है और 50% इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट होता है। इसी वजह से इसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो RNA के लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, जबकि प्रोटीन्स प्रोटीन के लिए, यानी ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी इनको हम कह सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने MCQs के हवाले से ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें तो RNA की हमारे पास तीन तरह की टाइप्स पाई जाती हैं, तीनों को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, वैसे इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एक होती है हमारे पास rRNA जिसको हम राइबोसोमल RNA कहते हैं, दूसरे हमारे पास होती है मैसेंजर RNA और तीसरी होती है tRNA यानी ट्रांसफ़र RNA। अब तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं जो कि सेल के अंदर ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन राइबोसोम की फॉर्मेशन के अंदर जिस RNA का अमल दखल होता है वो हमारे पास राइबोसोमल RNA होती है। अब इन तीनों की कंसंट्रेशन अगर मैं आपको बता दूं तो 80% हमारे पास सेल के अंदर rRNA होते हैं, जबकि 3 to 4% mRNA होते हैं और 15 to 17% ट्रांसफ़र RNA होते हैं। सो ये साइड इंफॉर्मेशन भी आपने ध्यान में रख लेनी है, क्या पता इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपके ध्यान के अंदर होना चाहिए कि इनकी कंसंट्रेशन क्या है और सेल के अंदर किसकी तादाद या कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। देन हम बात करें फॉर्मेशन की कि राइबोसोम बनते कहाँ पर हैं सेल में, तो हम कहते हैं कि जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। अब न्यूक्लियोलस कौन सा रीजन है, हम न्यूक्लियस का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक स्ट्रेन रीजन होता है, डार्क स्ट्रेन रीजन, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है, यानी राइबोसोमल यूनिट्स वहाँ पर बनते हैं। इसी वजह से न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो जो राइबोसोम्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। देन हम बात करें, हमारे पास दो तरह की फॉर्म के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। एक ये फ्रीली डिस्पर्स हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, दूसरा ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके साथ अटैच रहते हैं।
जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि जो उनकी अपीयरेंस होती है वो रफ टाइप हो जाती है, रफ लाइक हो जाती है। सो दूसरी तरह के जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, यानी फ्रीली वो मूव कर सकते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सो यहाँ पर मैंने एक मेन पॉइंट लिखा है फ्री राइबोसोम्स के हवाले से कि ऐसे राइबोसोम जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होते, जो कि फ्रीली मूव करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनका एक मेन फंक्शन ये है, एक मेन एग्जांपल ये है प्रोटीन फॉर्मेशन की कि वो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करते हैं यंग आरबीसीज के अंदर। यानी अगर हम यंग आरबीसीज को देखें, यंग रेड ब्लड सेल्स को देखें, तो वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है वो फ्री राइबोसोम्स करते हैं। और हीमोग्लोबिन आपको पता है वो टाइप ऑफ हमारे पास प्रोटीन होती है जो कि जो कैरिंग है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो यानी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मदद देती है। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, वो 70S होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये लार्जर इन साइज़ होते हैं और ये 80S के होते हैं। अब एस यहाँ पर क्या है, सेवेडबर्ग हमारे पास यूनिट है जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर यूज़ की जाती है। सो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक मेन पॉइंट लिखा है कि राइबोसोम्स को हम सेपरेट कर सकते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। अब जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सेल्स को जब स्टडी करना चाहते हैं तो उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू हम जो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनरीज होते हैं, डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। सो राइबोसोम को जिस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जाता है सेल से, उसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर हम उसको कितना आरपीएम पर देते हैं, उसकी स्पीड रखते हैं वो 150,000 आरपीएम के ऊपर रखते हैं फॉर 3 आवर्स, और फिर जाकर हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं। ये इतना टाइम इस वजह से रखता है क्योंकि राइबोसोम्स की मैंने आपको साइज़ बताया वो 20 नैनोमीटर तक होता है, बहुत कम साइज़ होता है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर ये पढ़ते हैं कि जितनी लार्जर साइज़ की ऑर्गेनरीज होंगी, जितना लार्जर साइज़ का कॉन्टेंट होगा वो उतनी आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, जबकि राइबोसोम जो है उनका साइज़ कम होने की वजह से उनको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा स्पीड रिक्वायर्ड होती है सेपरेट होने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने समझना है। अब हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर 2 सब यूनिट्स होते हैं, यानी कोई भी फॉर्म हो राइबोसोम की वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनती है। एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये जो लार्जर आपको साइज के अंदर मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, जबकि ये स्मॉलर सब यूनिट है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो लार्जर सब यूनिट होता है राइबोसोम का वो 60S का होता है, जबकि स्मॉलर जो सब यूनिट होता है वो 40S का होता है। जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में, दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं तो ये 80S राइबोसोम की फॉर्म बनाते हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन की है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये होता है कि लार्जर जो सब यूनिट होता है वो 50S का होता है और स्मॉलर 30S का होता है, और दोनों आपस में मिलकर 70S राइबोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये दोनों जो राइबोसोम्स हैं अटैच किस आयन की प्रेजेंस के अंदर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रीवियसली MTCAT के टेस्ट के अंदर पूछा जा चुका है कि आप उस आयन के हवाले से बताएं कि जो कि 2 सब यूनिट्स को आपस में अटैच होने में मदद देता है। सो यही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है MCQ जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2 सब यूनिट्स के अटैचमेंट में कौन सा आयन रिक्वायर्ड होता है, और वो आयन है हमारे पास मैग्नीशियम आयन। अब मैग्नीशियम आयन क्या करता है कि 2 सब यूनिट्स को आपस में अटैच होने में और एक लार्जर सब यूनिट बनाने में मदद देता है। अब यहाँ पर 2 सब यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो कुछ बॉन्ड्स बनते हैं जिनको हम साल्ट बॉन्ड्स कहते हैं, और वो साल्ट बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं कि हमारे पास क्योंकि राइबोसोम की फॉर्मेशन के अंदर RNA और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, तो लिहाजा ये जब बॉन्ड बनते हैं दोनों सब यूनिट्स के दरमियान तो फॉस्फेट ग्रुप ऑफ RNA और अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, और इस तरह से 2 जो आपस में जो सब यूनिट्स होते हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं। सो ये इसकी फॉर्मेशन के हवाले से आपको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। देन हम बात करें एक और MCQs की कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें या क्लोरोप्लास्ट की बात करें, जिनको हम सेमी
सेमी ऑटोनोमस मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनरीज भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनरीज ऐसी ऑर्गेनरीज होती हैं जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है जो कि खुद को सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, यानी जो खुद को डिवाइड कर सकती हैं। सो ऐसी ऑर्गेनरीज को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनरीज कहते हैं, और उनके एग्जांपल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपना डीएनए भी मौजूद होता है, अपने राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें, उनके अंदर जो राइबोसोम की फॉर्म प्रेजेंट होती है वो 70S राइबोसोम की फॉर्म प्रेजेंट होती है। यानी यहाँ पर ये हमें पता चलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये प्रोकैरियोटिक ओरिजिन रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि 70S जो राइबोसोम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ से हमें ये एवोल्यूशन के हवाले से भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, यानी जो यूकैरियोटिक सेल है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी पहले एक MCQs आ चुका है। देन हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जाएं, वो है पॉलीसोम। अब जब हम डिफरेंट राइबोसोम्स के अटैचमेंट करते हैं mRNA के ऊपर, मैसेंजर RNA के ऊपर, यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये जो आपको शो हो रही है ग्रीन कलर की लाइन, ये हमारे पास mRNA है, मैसेंजर RNA है। अब मैसेंजर RNA के ऊपर जब डिफरेंट राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम कहते हैं। पॉली बोलते हैं मैनी को, और सोम राइबोसोम्स, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स हो, ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो, या दूसरा नाम इसका होता है पॉली राइबोसोम। सो दोनों तरह के नाम आपके ज़हन के अंदर होने चाहिए कि जब mRNA के ऊपर डिफरेंट जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच हो जाएं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम कहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, इस स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है? सो जब ये पॉलीसोम बनता है, सो इससे हमारे पास क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये हमारे पास सेम पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन करता है इन लेस टाइम। यानी अगर हमें रिक्वायर्ड है सेम पॉलीपेप्टाइड हमने बनानी है, तो उसके लिए पॉलीसोम स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, और वो इन पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स को बनाता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर्स के अंदर इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड्स को शो किया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर्स यानी जो राइबोसोम्स के यूनिट्स हैं, ये mRNA पर जब अटैच होते हैं तो ये किस सब यूनिट्स के अटैच होते हैं? यानी पहले यहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगा या लार्जर सब यूनिट अटैच होगा? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर क्लियर कट ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जब mRNA के ऊपर डिफरेंट राइबोसोम्स के सब यूनिट अटैच होते हैं तो वो थ्रू स्मॉल सब यूनिट अटैच होता है। यानी जो स्मॉलर सब यूनिट होता है राइबोसोम का वो पहले अटैच होता है, फिर हमारे पास लार्जर सब यूनिट अटैच होता है। सो ये सारा हमारे पास आज के लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये राइबोसोम को डिस्कस किया।